प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में कृषि मंत्री बातचीत करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो कृषि मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राज मौजूद रहेंगे। तो किसानों को लेकर इससे पहले बीजेपी के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पर बैठक हुई है। तो इस बैठक में यही चर्चा हुई है कि ऐसी कौन सी रणनीति बने कि किसानों को मना लिया जाए और जो कानून है उनको भी बरकरार रखा जाए। तो क्या अब यहाँ पर सहमति बनी है, क्या संशोधन होगा या फिर किसानों को समझाने की एक बार फिर से कोशिश होती है? नजर इस पर बनी रहेगी क्योंकि वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसमें किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर चर्चा करने वाले हैं। तो विज्ञान भवन में ये चर्चा शुरू होगी। तो विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक है और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हो रहा है, चाहे वो सड़क की बात करें या फिर बात करें राजनीति की, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले कृषि मंत्री के साथ जो बैठक है उसको लेकर तैयारियां हुई हैं और कृषि मंत्री ने जो आज किसानों से मिलना है, बस ही वक्त है, अब मुलाकात किसी भी वक्त बैठक शुरू हो गई होगी। तो ये भी इस पर नजर हमारी बनी हुई है। तो उससे पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके घर में मंत्रियों का जमावड़ा लगा और देखिए जरा एक बार फिर यूपी बॉर्डर पर किसान और दिल्ली पुलिस आमने सामने थे, तो वही विपक्ष हमलावर है सरकार पर। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। तो शंकर, वो वक्त, वो घड़ी 3 बज रहा है इस वक्त जो घड़ी बता रही है, तो क्या ये चर्चा, ये बातचीत शुरू हो चुकी है? इस वक्त में अभी चर्चा जो है शुरू नहीं हुई है। अभी किसान नेता पहुंचना शुरू हुए हैं और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं भीड़, जहां पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 2 बड़ी बसें जो हैं वो आई है और इसमें किसान नेताओं को बैठा करके यहाँ पे लाया गया है। 36 किसान नेताओं को यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद बस के माध्यम से लाया गया और उसके बाद ये बस से सारे उतर के जो किसान नेता अब अंदर जा रहे हैं उनके लिए पहले से यहाँ पर उनका पहचान पत्र बनाया गया और पहचान पत्र बनाने के बाद उनके अधिकारियों के द्वारा उनको दिया गया और वो अंदर जा रहे हैं। और किन किन मुद्दों पे बातचीत होगी, अगर इस बात पे कहें तो 3 जो प्रमुख कानून जो बने हैं किसान से संबंधित, उस कानून को ये चाह रहे हैं कि उसको रोल बैक किया जाए, उसको वापस उसमें बदलाव किया जाए। इसके साथ ही कुछ किसान नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो पराली से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, जो काफ़ी जुर्माना वाला प्रावधान है उसमें और गिरफ्तारी का भी प्रावधान है, तो उस प्रावधान को भी हटाने की बात की गई है। तो यहाँ पर किसानों के से जो मूल्य से संबंधित, जो किसान की मंडी से संबंधित जो मसला था, इसके साथ साथ जो पराली जलाने का मसला है, उस मसले को भी इस बैठक में चर्चा का केंद्र बनाया जाएगा। तो अब तमाम किसान नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर बैठक के लिए केंद्रीय मंत्रियों का जो एक टीम का गठन किया गया है वो पहुंचेंगे। तो अभी केंद्रीय मंत्री अभी नहीं पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें जो उस बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे, इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री अवश्य हैं लेकिन उनकी जो विशेषज्ञता है, किसानों से जुड़ा हुआ जो मसला है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए राजनाथ सिंह को भी उस बैठक में रखा गया है। तो वो थोड़ी देर के बाद विज्ञान भवन में पहुंचेंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर जो बातचीत है वो की जाएगी। शुरुआती तौर पर जो एजेंडा तय किया गया है उसमें किसान नेताओं को सुनेंगे, उनके जो प्रमुख मसले हैं उसको सुनेंगे, उसके जी
बिल्कुल शंकर, तो आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। गाड़ी में भरकर जिन 32 अलग अलग संगठनों के 36 किसानों को लाया गया है वो पहुंचे हैं, और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री जो है उनका जो एक दल है वो फिलहाल अभी नहीं पहुंचा है। अमित राणा का हम रुख कर लेते हैं इस बीच, जो गाजियाबाद में जुटे हमारे साथ, यानी कि दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर। तो अमित, बस 3 बज ही रहा है, अभी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में बैठक शुरू हो जाएगी। तो यहाँ किसान इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकलता है आज की चर्चा के बाद। क्या माहौल इस वक्त यहाँ बॉर्डर पर? जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से लगातार पिछली 3 रातों से किसान यहाँ अपनी रात बिता रहे हैं, यहीं पे टिके हुए हैं, यहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं इनका खाना पीना हो रहा है। ऐसे में आज किसान इस बात को लेकर काफी वो है उत्साहित हैं कि 3 बजे उन्हें बुलाया गया है सरकार की तरफ से, और 3 बजने का वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मीटिंग इनकी खत्म होती है, मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या हल निकल पाता है, तमाम चीजें देखने लायक होंगी, क्योंकि उसके बाद ही इस बात को तय किया जाएगा कि अगली रणनीति किसानों की क्या होगी। क्या इन्हें दोबारा से इसी तरीके से धरने पर रहना पड़ेगा, अन्नदाता सड़कों पर यूं ही रहेगा, या इस बार की मीटिंग में कोई समाधान निकल पाता है। हालांकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले ही मंत्रियों के साथ बैठकर सारी मंत्रणा की गई है, राजनाथ सिंह भी खुद इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि किसान के हित में ही होने वाली है ये मीटिंग, और इस मीटिंग का बेहद ही फायदा किसानों को होने वाला है। यही कारण भी है कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, किसान बैठे हुए हैं, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर के ठीक सामने बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही मीटिंग शुरू हो, और मीटिंग जब खत्म हो तो एक अच्छी खबर इनके पास आए, और जो अन्नदाता इस समय अपने खेतों में हुआ करता था वो सड़कों पर है, और सड़कों को छोड़कर दोबारा अपने खेतों की तरफ प्रस्थान करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अमित, तो आएंगे आपके पास, क्योंकि सुबह जो आपने तस्वीरें दिखाई थी हमें, उसमें टकराव की स्थिति एक बार फिर आ गई थी। दिल्ली पुलिस रोक रही थी तो किसान अड़े हुए थे जाने पर। शंकर का हम रुख करेंगे। तो शंकर, इधर यूपी बॉर्डर पर किसान है, उधर हरियाणा बॉर्डर पर किसान है, तो फिलहाल तैयारी क्या है? क्योंकि अब किसान यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बैठक में जो तय होगा तो क्या उन्हें दिल्ली कूच करना है या कोई बात बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मंत्रियों की जो बैठक हुई, तो इसमें क्या कुछ समझाने की कोशिश हो सकती है? क्या जो इससे पहले मंत्रियों की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर में, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जिस वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे बैठक चल रही थी, उस वक्त में मैं वहां पे था, और वहां पर जिस तरह से बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे थे, और ये सब पहुंच करके उस मामले पर चर्चा हुई कि किस तरह से किसानों के मुद्दों को सुना जाए, किस तरह से समझा जाए, और उसके बाद जो भी मसौदे तैयार होते हैं उसके लिए, उसके पहले किसानों के उन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद किन मुद्दों पर सहमति देनी है या किन मुद्दों पर सहमति नहीं देनी है, इसके साथ ही किन मुद्दों पे बातचीत का जो दौर है वो आगे किया जा सकता है। तो इन तमाम मामलों पे एक रणनीति जो है वो रणनीति बनी जेपी नड्डा के आवास पर, और उसके बाद कई मुद्दों पे जो बाकायदा चर्चाएं जो होने के बाद उसकी एक लिस्ट तैयार हुई, और लिस्ट तैयार होने के बाद ये चर्चा हुई कि किन मुद्दों पर किस तरह का फैसला लेना है। और क्योंकि यहाँ पर उन तमाम जो अगर आप होमवर्क पहले करके आते हैं तो आपको बातचीत करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर विज्ञान भवन में जो आज कहा जा सकता है कि काफी देर तक ये आज बैठक का दौर चलेगा, कम से कम 7 से 8 आसानी से आराम से आपका ये बैठक का दौर 7 बजे 8 बजे तक चल सकता है, क्योंकि किसान जो है अपनी बात जो है आज काफी मजबूती से रखने वाले हैं। उनको सुनना होगा, सुनने के बाद आप अपनी बात रखेंगे, और मैंने यानी कि केंद्र सरकार जब अपनी तरफ से बातचीत रखेंगे उसके बाद कहाँ पे सहमति बनती है, कहाँ असहमति बनती है, उनको मुद्दों को देखते हुए आराम से 7 से 8 बजे आपको ये बैठक चलने का आसार है। लेकिन उस दौरान में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इस मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया है कि जी बिल्कुल शंकर, क्योंकि किसान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई आप पूरे बाजार के हवाले कर देंगे सारी खरीद फरोख्त को, तो ठीक है, हमें मंडियों से शिकायत थी, उसकी व्यवस्था से शिकायत थी, हमने ये नहीं कहा था कि इनको खत्म कर दो, और इसके अलावा पराली जलाने का जो मुद्दा है, और इसके अलावा जो आप कितना भी अनाज या कोई भी खाद्यान्न उसका संग्रहण करके रख सकते हो, उसकी लिमिटेशन खत्म कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि क्या इन पर भरोसा मिलता है कि संशोधन होगा, या कुछ और एक समिति का गठन होता है, या फिर सरकार समझाती है कि जो कानून है वो सही बना है। आप शंकर नजर बना के रखिए। अमित, क्योंकि सुबह हमने देखा था स्थिति ये आई थी कि पता है कि 3 बजे बैठक है, जो होगा बैठक के बाद होगा, लेकिन टकराव की सी स्थिति हो गई थी, दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे किसान, तो पुलिस उनको रोक रही थी। फिलहाल अभी शांत है सब कुछ, और इंतजार केवल यही है कि क्या कुछ बैठक में निकलता है, फिर अगली रणनीति होगी तय यहां से।
बिल्कुल भी अब जो किसान है बिल्कुल शांत यहाँ बैठे हुए हैं। खुद यहाँ पर जो राकेश टिकैत है राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो किसानों को साथ बैठकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आगे करनी है या नहीं करनी है। आप लेकिन एहतियात के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा, जो दिल्ली पुलिस की 3 लेयर बैरिकेड्स थी वहाँ और भी ज्यादा फोर्स तादाद तैयार कर दी गई है। उसकी वजह यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मीटिंग हो वो बेवजह ही निकले, बेनतीजा ही निकले, जिसके बाद किसान अपना आपा खो दे और कहीं दोबारा दिल्ली में जबरन घुसने की कोशिश ना करें। हालांकि कयास इस बात के ही लगाए जा रहे हैं, जैसे मेरे साथी शंकर आनंद ने बताया कि पहले से ही होमवर्क किया गया, पहले से ही तमाम पार्टी जो बड़े अधिकारी थे वो मिले हैं, उन्होंने आपस में चर्चा की है और राजनाथ सिंह को भी खुद इसमें लिया गया है, क्योंकि उन्हें इस बार किसानों के मामले में काफी बेहद गंभीर बनाया था। तो ऐसे में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना तय है, लेकिन बावजूद उसके जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी अपनी पंचायत चल रही है, उस पंचायत में मंत्रणा चल रही है कि अगला कदम क्या होगा। यही कहना है राकेश टिकैत का भी। मीटिंग खत्म हो जाती है और बिल्कुल अमित, तो अभी फिलहाल ये बातचीत चल रही है कि दोनों रास्ते हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि किसानों की बात को मान लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना है। शंकर और अमित, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जो भी हलचल होती है उस पर नजर बनाए रखिए। इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सियासत लगातार जारी है किसानों के मसले पर, तो इन सब के बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर है। यूपी गेट पर पहुंचे हैं चंद्रशेखर, जो किसानों का समर्थन करने के लिए यहां पर आए हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, जो गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पर जुटे किसानों के साथ आ गए हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी। तो अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं चंद्रशेखर ऐसे ऐसे स्थानों में जहां पर उनको लगता है कि जल्द से जल्द मीडिया कवरेज मिलेगा। हाथरस मामले की बात करें, वहां हमने देखा, और अब देखिए जरा यहां पर यूपी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, और फिलहाल किसानों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कि भीम आर्मी चंद्रशेखर किसानों के साथ है। बैठ जाइए। तो हर विपक्षी दल जो है वो फिलहाल इस मसले पर सरकार को घेर रहा है, जहां चंद्रशेखर खुद पहुंच गए हैं, किसानों के बीच में बैठे हैं यूपी बॉर्डर पर। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने डिजिटली मोर्चा संभाला हुआ है सरकार को घेरने के लिए, और लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं, ट्वीट के जरिए भी और बयानों के जरिए भी। दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, तो केवल किसान कमजोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। मुझे याद है कि महोबा ज़िले में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, और लगातार ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े लोगों को लाभ पहुंच जाए। तो अमित का ही हम रुख कर लेते हैं। अमित, अब ये जो आंदोलन है, जितना ज्यादा इस पर फोकस हर कोई कर रहा है, सरकार कर रही, तो जो विपक्षी दल है उनका ही फोकस बढ़ गया है। चंद्रशेखर खुद पहुंच गए यहाँ किसानों के बीच में, उधर राहुल और अखिलेश तो ट्वीट के जरिए मोर्चा संभाले हुए थे। जी बिल्कुल, ये जो जितने विपक्षी दल हैं ये कोई भी इस बात में कोताही नहीं बरतते हैं। जैसे ही इन्हें सरकार को घेरने का मौका मिलता है तुरंत ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाता है। यही कारण भी रहा कि खुद यहाँ चंद्रशेखर रावण यहाँ पहुंचे किसानों के बीच में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ चंद्रशेखर रावण हैं, जो कि किसानों के बीच में पहुंचे हुए। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं उनके समर्थन में आया हूँ। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज चौथा दिन था और आप किसानों के साथ आए हैं। किसानों के साथ आए आप, चौथा दिन है, किस तरीके से बताओ? बाहर करता हूँ, आगे यार भीड़ हो जाएगी, आंदोलन। अभी किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं भीड़ हो जाएगी। यही कारण भी था, देख सकते हैं आप, जहाँ चलिए बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, फिलहाल जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बैठे हैं वहां पर। शंकर आनंद का रुख कर लेते, क्योंकि अभी सारे देश की निगाहें दिल्ली में टिकी हैं और वहीं पर शंकर आनंद मौजूद हैं। तो शंकर, बताइए इस वक्त अपडेट, क्या मंत्रियों का दल भी पहुंच गया है यहाँ, किसानों के सारे प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं यहाँ? जी, इस वक्त मैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट में देना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास से निकल चुके हैं, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर हालांकि अमित शाह के पहुँचने की खबर अभी नहीं है, अभी तक उनके बारे में नहीं बताया गया है कि क्या इस महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह भी पहुँचेंगे या नहीं। लेकिन जो दो बड़े
जी बिल्कुल, तो अभी ये बातचीत पूरी तरह से शुरू नहीं हुई क्योंकि सभी नेता यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। तो शंकर, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज आनी है यहाँ से, तो आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका, और अमित आप भी नजर बनाए रखिए बॉर्डर पर। आपका भी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीम आर्मी के अध्यक्ष वहां पहुंच गए हैं, अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस के गोले चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। तो ये ट्वीट राहुल गांधी का, जो सरकार पर हमला करते हुए किसानों को उनका हक, उनका अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। तो फिलहाल जो इस वक्त का जो बड़ा एक कहें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो दिल्ली में है, क्योंकि वहीं पर सबको जुटना है और वहीं से अब आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा या खत्म होगा, सब कुछ वहीं दिल्ली में तय होना है। तो हमारे सहयोगी वहां पर भी नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे की। तो आज शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात करनी है। तो दरअसल जो फिल्म इंडस्ट्री बनेगी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो कल है। कल बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुख्यमंत्री जाएंगे, क्योंकि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉन्ड लिस्टिंग यहाँ पर हुई है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इसके अलावा निवेशकों के साथ भी बैठक करेंगे। तो डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों से बातचीत होगी और फिल्म सिटी में निवेशकों के साथ बातचीत होगी। तो जो बड़े उद्योगपति हैं, देश के जाने माने उद्योगपति हैं, उनके साथ ही बातचीत करके और महत्वपूर्ण मसलों पर सबसे मिलजुल कर कल शाम 4 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज शाम 7:30 बजे मुंबई पहुंचेंगे और कल शाम 4 बजे मुंबई से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे एमएलसी चुनाव की। तो सुबह 8 बजे से लगातार मतदान हो रहा है। सुरक्षा के बीच और कोरोना प्रोटोकॉल के बीच इस चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। स्नातक और शिक्षक की 11 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य भर में 46 मतदान केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो वहीं कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो राज्य के अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए जरा कि कैसे हर आमो खास इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि लिमिटेड इसके मतदाता होते हैं। तो फिलहाल 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच और कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए एमएलसी के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। आगरा, इटावा, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर, सोनभद्र, इन 6 जगह की तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल अब तक चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है। तो ऐसे में कोरोना के जो नियम है उनका भी पालन कराया जा रहा है। और वहीं इस चुनाव में भी वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव का कहना है कि एमएलसी चुनाव में सपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलने में पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी है। जो लग रहा है कोई नया आरोप नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जो लोकतंत्र में अपनी ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं। अगर दूसरा सदन कोई है जो रोक सकता है, बहस कर सकता है, तो वो अपर हाउस है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने वोट डाल लिया है, जो आने वाले समय में डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र और मजबूत हो, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हो। सुबह आपको ये कहना है कि अंधेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब अंधेरा कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, वो ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं।
तो अखिलेश यादव जो इस वक्त हमला बोल रहे हैं, उनका कहना है कि अगर ऊपरी सदन में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो ऐसे में जो मनमानी है सरकार की वो रुकेगी। हम शबाब का रुख करेंगे जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो शबाब, लगभग 7 घंटे का वक्त हो गया मतदान को शुरू हुए, तो क्या वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया है आयोग की तरफ से और क्या कुछ स्पेशल जानकारी है? और देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं है प्रीति। लोग मतदान में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा ये है कि दोपहर 2 बजे तक का जो ऑथेंटिक डाटा चुनाव आयोग की तरफ से आता है उसके मुताबिक महज 38% लोगों ने वोट किया है और सबसे ज़्यादा बुरी हालत जो है वो खंड स्नातक के चुनावों में है। खंड स्नातक के चुनावों में कहीं पर भी 25% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है। 2 बजे तक का ये डाटा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतदाता चाहे आम चुनावों में हो या फिर सिलेक्टिव चुनावों में वो रुचि नहीं लेते हैं। अगर खंड स्नातकों की बात करें तो सबसे पीछे जो मतदान का प्रतिशत है वो मेरठ खंड स्नातक में है, जहां पर महज 22% अभी तक मतदान हुआ है दोपहर के 2 बजे तक। और अगर खंड शिक्षकों की बात करें तो उसमें थोड़ी बेहतरी है। कई जगहों पर मतदाताओं ने अच्छा रुझान दिखाया है, लेकिन इसमें सबसे पीछे जो है मेरठ ही है, यहाँ पर भी, जहाँ पर 37% का चुनाव हुआ है। यानी कि मेरठ में मतदाता चाहे खंड स्नातक के हों या फिर खंड शिक्षक के, वहाँ पर जो है वो पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव जो है वो अभी 5 बजे तक जारी हैं। मुमकिन उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत कम से कम आधे से ज़्यादा होगा और जो मतदान का बेहतर परिणाम है वो उन नतीजों में निकल कर आएगा। चूंकि मतदान प्रतिशत कम रहता है, लिहाजा इसकी वजह से भी जो है वो कई बार नतीजों में बड़ा फर्क होता है। तो मुमकिन उम्मीद है कि नतीजे बढ़ेंगे। चुनाव जारी है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा तो परसेंटेज नहीं है, क्योंकि शबाब, शायद आपसे जो 11 बजे 12 बजे के आसपास बात हुई थी 20% था और 2 बजे फिर 38% ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा क्योंकि अभी अखिलेश यादव को भी सुन लेते शबाब, जो हम ये मानते हैं कि डायरेक्टली ये पॉलिटिकली मतलब इन्फ्लुएंस वाला चुनाव नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जो व्यवस्था बनी है विधानसभा की, विधान परिषद की, तो इसमें इस सदन में जाना भी बड़ी बात है। तो उसको लेकर भी काफ़ी रस्साकशी चल रही है, वो भी 22 से पहले। बिल्कुल, देखिए 22 से पहले ये चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर ये समझिए इस तरह के जो चुनाव होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के ही चुनाव होते हैं। ज्यादातर चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के MLCs ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी मतलब एक तरीके से कहिए सरकार प्रभाव डालती है उस पर। जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था तब इस बात को साफ तौर से कहा गया था कि चूंकि उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षक बोर्ड है यानी कि जो यूपी बोर्ड है वो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के गठन के साथ ये बात कही गई कि क्यों नहीं शिक्षकों की एक नुमाइंदगी होनी चाहिए विधान परिषद में, इसलिए बिल्कुल शबाब, तो महत्वपूर्ण है और अपने आप में सदन उच्च है। तो ऐसे में अब चलिए देखते हैं कि यहाँ किसका वर्चस्व कायम होता है। तो शबाब, अभी मतदान के लिए वक्त बचा है, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त का तमाम अपडेट देने के लिए। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसके अलावा जो हलचल चल रही है वो सब आपको बताते रहेंगे हम।